प्रदेश के अंदर विद्युतीकरण के लक्ष्य को भी हर व्यक्ति को उसकी ऊर्जा की आवश्यकता के अनुरूप, विद्युतीकरण की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें ये सुविधा प्राप्त हो, इसके लिए भी डबल इंजन की सरकार ने व्यापक परिवर्तन किए हैं। खासतौर पर 1947 से लेकर के 2017 तक 1,28,494 मजदूरों तक बिजली पहुंचाई गई थी और इस दौरान अकेले 8 वर्ष के अंदर यह संख्या बढ़कर के 1,28,000 से बढ़कर के 2,49,818 यानी 1,21,000 मात्र हम लोगों ने 8 वर्ष में उन मजदूरों तक विद्युतीकरण का कार्य पूरा किया है। 12 से 17 के बीच में केवल 8,44,000 विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। 8,44,000 विद्युत कनेक्शन 12 से 17 के बीच, और इस दौरान इन 8 वर्षों में 1,65,00,000 गरीबों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। पहले बिजली आती नहीं थी और आज ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे, तहसील मुख्यालयों में 20 घंटे और जनपद मुख्यालयों में 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति प्रदेश सरकार के द्वारा 2017 से निरंतर की जा रही है। पावर जनरेशन के लिए भी सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। खासतौर पर नए जनरेशन प्लांट घाटमपुर में 660 मेगावाट की 3 नई यूनिट स्थापित हो रही हैं। लगभग कार्य पूरा हो चुका। पनकी में 660 मेगावाट की विद्युत उत्पादन का कार्य ये कंप्लीट हो चुका है। सोनभद्र ओबरा में 660 मेगावाट की 2 यूनिट यहां पर क्रियाशील होने वाली है और जवाहरपुर एटा में भी 660 मेगावाट की 2 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं, कार्य होने जा रहा है। और प्रयागराज मेजा में 800 मेगावाट की 3 नई यूनिट के निर्माण के कार्यक्रम के साथ हम एनटीपीसी के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। यह जनरेशन इतना विद्युत का उत्पादन जिस राज्य में केवल इससे पहले 2017 के पहले कुल 6,000 मेगावाट की विद्युत की आपूर्ति राज्य अपने स्रोत से कर पा रहा था, आज उससे ज्यादा विद्युत का उत्पादन के साथ साथ हम लोग पीक आवर में 33,33,000 मेगावाट की बिजली की आपूर्ति प्रदेशवासियों को हम लोग कर रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश सरकार कर रही है। मित्रों, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी 2017 के पहले अगर हम देखें तो मात्र 228 मेगावाट की परियोजना उत्तर प्रदेश के अंदर क्रियाशील थी और इन 8 वर्षों में हम लोगों ने 2653 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा उत्पादन की है। वर्तमान में बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के माध्यम से 4,000 मेगावाट के सोलर पार्क की स्थापना की जा रही है और अगले 5 वर्ष के अंदर 22,000 मेगावाट की एक ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी बनाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। 2017 से अब तक कुल प्रदेश में 80 मेडिकल कॉलेज बने हैं, जिसमें 44 गवर्नमेंट सेक्टर के बने हैं, 36 निजी मेडिकल कॉलेज भी बने हैं। प्रदेश के अंदर इससे पहले नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजेस की स्थिति क्या थी? ताले लटकते थे, न इंफ्रास्ट्रक्चर था न फैकल्टी थी। आज प्रदेश के अंदर हर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज बनाने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने जो 36 जनपद ऐसे थे जिनमें संचारी रोग में खासतौर पर इंसेफ्लाइटिस से उत्तर प्रदेश के मासूम तड़प तड़प करके मरते थे, आज उस पर प्रभावी नियंत्रण करने में उत्तर प्रदेश ने सफलता प्राप्त की है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017 की तुलना में आज 2024 में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस से 85% और जापानी इंसेफ्लाइटिस से 99% नियंत्रण करने में सरकार को सफलता प्राप्त हुई है। इसी प्रकार से डेंगू की मृत्यु दर को लगभग 95% कम करने में सफलता प्राप्त की है। मलेरिया पर 56% की कमी आई है और आज
प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत में उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 पर है। मुख्यमंत्री आरोग्य मेले के माध्यम से लगभग 13.5 करोड़ रोगी उसके माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं और जो विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाने के बाद जो सीट्स बढ़ी हैं, एमबीबीएस में 17 में मात्र 1990 सीट्स थी, आज वो बढ़कर के 5250 हुई हैं। निजी मेडिकल कॉलेजेस में भी ये सीट्स 2550 से बढ़कर के 6550 हुई हैं। राजकीय क्षेत्र में पीजी सीट्स की संख्या 2017 के पहले जो 741 थी, आज वो बढ़कर के 1871 हुई हैं और निजी क्षेत्र में भी जो पीजी की सीट्स 17 के पहले 480 थी, आज वो बढ़कर के 2100 तक बढ़ी हैं। प्रदेश में सुपर स्पेशलिटी 2017 में मात्र कुछ ही मेडिकल कॉलेजेस में भी उसकी भी बहुत कम ब्रांचेज हुआ करती थी। आज लगभग हर एक जनपद में सुविधा है। आज हर एक जनपद में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, सीटी स्कैन आदि की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं और सस्ते में दवा उपलब्ध हो, इसके लिए तमाम हर एक जनपद में इसके लिए जन आरोग्य योजना से जुड़े हुए सुविधा केंद्रों को और उन प्रतिष्ठानों को स्थापित करने का काम भी किया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर केंद्र सरकार की मदद से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 10 सिटी को स्मार्ट सिटी के रूप में और राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 7 अन्य सिटी को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत लेकर 17 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को हम लोगों ने स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया है और ये स्मार्ट ही नहीं, इन्हें सेफ सिटी भी बनाया है। आईटीएमएस भी यहां काम कर रहा है। सरकार ने इस बार के बजट में व्यवस्था दी है कि हर जिला मुख्यालय की नगर निगम नगर पालिका को या नगर निकाय को हम लोग स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का काम करेंगे। इस बार के बजट में हमने इसके लिए धनराशि भी उपलब्ध करवाई है। प्रदेश के अंदर आज एक नए विकास के कॉन्सेप्ट को एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन की तर्ज पर प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में हम लोगों ने स्टेट डेवलपमेंट रीजन को डेवलप करने की एक दिशा में एक आगे बढ़ाने की कार्रवाई की है। जैसे लखनऊ में स्टेट कैपिटल रीजन, लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्र को लेकर, वाराणसी में वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्र को लेकर, कानपुर में कानपुर और उसके आसपास के क्षेत्र को लेकर के ये डेवलपमेंट रीजन बनाने, जिससे व्यवस्थित और नियोजित विकास को हम वहां पे आगे बढ़ा सके। उसके एक मास्टर प्लान के माध्यम से वहां के नागरिकों के जीवन में व्यापक आमूलचूल परिवर्तन करके उनकी आय को कई गुना बढ़ा सकें, इस दिशा में कार्य करना सरकार ने प्रारंभ किया है। और देश की पहली रोपवे सेवा वाराणसी में अगले कुछ महीनों के अंदर हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह नगरीय परिवहन की एक बेहतरीन सुविधा होगी जो वाराणसी में प्रारंभ होने जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रदेश के बारे में एक मान्यता थी, जहां से गड्ढे शुरू हो जाएं समझ लो उत्तर प्रदेश की सीमा आ गई। सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है ये पता नहीं लगता था। आज मित्रों, आप गूगल में सर्च करिए, आपको पता लगेगा एक्सप्रेसवे कौन है, तो नाम आएगा उत्तर प्रदेश। 6 एक्सप्रेसवे वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित है। 11 पे हम कार्य कर रहे हैं, या तो निर्माणाधीन है या प्रस्तावित हैं, जिन पे नए वित्तीय वर्ष में काम प्रारंभ होने जा रहा है। और गंगा एक्सप्रेसवे के बनते ही देश के अंदर एक्सप्रेसवे में उत्तर प्रदेश का 55% हिस्सेदारी अकेले उत्तर प्रदेश की होगी। सबसे बड़ा रेल नेटवर्क यूपी के पास, सबसे ज्यादा मेट्रो का संचालन उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। 2017 के पहले क्या था, लखनऊ में आधी अधूरी मेट्रो थी, 1.5 एक्सप्रेसवे थे, आज 6 एक्सप्रेसवे हैं, 11 पे हम काम करने जा रहे हैं। आज 6 सिटी, देश के अंदर सर्वाधिक 6 सिटी में मेट्रो का संचालन यूपी कर रहा है। देश की पहली रैपिड रेल यूपी के अंदर है, दिल्ली से मेरठ के बीच में, और देश का पहला वाटरवे
हल्दिया वाराणसी के बीच में यह संचालित हो चुका है। यानी लैंडलॉक्ड स्टेट से उत्तर प्रदेश मुक्त हो चुका है और इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन करके उत्तर प्रदेश वाटरवे की सुविधा को वाराणसी से प्रयागराज तक और बलिया से अयोध्या तक पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है, जिससे इन संभावनाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट के माध्यम से दुनिया के बाजार तक पहुंचाया जा सके और यहां के अन्नदाता किसानों का, यहां के हस्तशिल्पी और कारीगरों का और यहां के उद्यमियों की इनकम को बढ़ा करके प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सके, इस दिशा में सरकार कार्य कर रही है। आज इंटर स्टेट कनेक्टिविटी हमारी 4 लेन की हुई है। हर जनपद मुख्यालय 4 लेन के साथ जुड़ा है। प्रदेश सरकार ने हाईवे के एक बड़े नेटवर्क को अपने यहां जोड़ा है और उत्तर प्रदेश इस दिशा में काफी एक अच्छी प्रोग्रेस के साथ देश के अंदर है, क्योंकि ये हाईवे इसी दिशा में जो प्रयास किए जाते हैं, ये किसी भी अर्थव्यवस्था की सबसे रीढ़ के रूप में काम करती है। एयर कनेक्टिविटी 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 2 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे, लखनऊ और वाराणसी। 2 आंशिक रूप से थे, गोरखपुर और आगरा आंशिक रूप से संचालित थे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 16 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं और उनमें से 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बहुत शीघ्र प्रारंभ होने वाला है। यह एयरपोर्ट 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी होगा और आने वाले समय में एयरपोर्ट के फंक्शनल होते ही एयर कार्गो के सबसे बड़े हब के रूप में भी यह बदलेगा। प्रदेश के अंदर इस बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी एक नई गति दी है। शिक्षा, जिस प्रदेश की स्थिति ऐसी रही हो कि नकल जन्मसिद्ध अधिकार कुछ लोग मानते थे, आज वहां नकल विहीन परीक्षाएं हो रही हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल जो बंदी के कगार पर थे, आज उनमें 50 लाख से अधिक बच्चों की बढ़ोतरी। उन सभी बच्चों को 1200 रुपए 2 यूनिफॉर्म के लिए, बैग के लिए, बुक्स के लिए, शूज और सॉक्स के लिए, स्वेटर के लिए सरकार डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। सभी विद्यालयों में बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था, अच्छी फ्लोरिंग की व्यवस्था, ये सभी कुछ से आच्छादित करने में सफलता प्राप्त हुई है। साथ साथ माध्यमिक स्कूलों में जर्जर पड़े भवनों के पुनर्निर्माण के लिए प्रदेश सरकार ने अलंकार योजना के माध्यम से एक नई स्कीम प्रारंभ की है और इसको भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अब जर्जर विद्यालय नहीं होंगे। प्रदेश के अंदर हर एक कमिश्नरी में एक विश्वविद्यालय हो, राज्य विश्वविद्यालय हो। ऐसी 6 कमिश्नरी ऐसी थी जहां कोई राज्य विश्वविद्यालय नहीं था। उन विश्वविद्यालयों के निर्माण के कार्यक्रम को भी प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाया। तो पहली बार मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, आयुष विश्वविद्यालय हो, एक अतिरिक्त एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय की स्थापना हो, ये सभी आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और संस्कृति विश्वविद्यालय भी हो, यह भी आज उत्तर प्रदेश में स्थापित हो चुके हैं। प्रदेश ने इस दिशा में 8 नए विश्वविद्यालय, यानी इस दिशा में 10 नए विश्वविद्यालय, 21 निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों की स्थापना में भी सफलता प्राप्त की है। और युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रत्येक जनपद में मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था भी आज के दिन पर संचालित है। प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के सभी छात्रों को आज के दिन पर हम लोग स्कॉलरशिप उपलब्ध करा रहे हैं, 100% स्कॉलरशिप दे रहे हैं। और ओबीसी के भी छात्रों को 2017 तक मात्र 1200 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिल पाती थी, आज वो बढ़कर के 2500 करोड़ रुपए सरकार ने किया है, जिससे हर उस बच्चे को जो उसकी पात्रता की श्रेणी में आता है उसको स्कॉलरशिप से जोड़ा जा सके। आज उसमें भी सरकार को सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने अब तक 8 लाख से अधिक भर्तियां, सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश के युवाओं को दी है।
एमएसएमई सेक्टर में 2 करोड़ से अधिक युवा इनके साथ यहां पे या तो नौकरी या स्वतः रोजगार के साथ जुड़ा है, और साथ साथ निवेश की जो व्यापक संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर बनी है, इनमें भी उत्तर प्रदेश ने बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश के युवाओं को इसके साथ जोड़ने का काम किया है। प्रदेश में आज के दिन पर 50 लाख से अधिक युवाओं को हमने डिजिटली सक्षम बनाने में सफलता प्राप्त की है, जिसे टैबलेट और स्मार्टफोन देकर के उन्हें इस दिशा में आगे बढ़ाने का काम किया है। तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम देख सकते हैं कि सबसे बड़ा एमएसएमई का बेस 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के पास है। अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान की जैसी स्कीम आज उत्तर प्रदेश चला रहा है, जिसमें लाखों ऐसे हस्तशिल्पी और कारीगरों के स्किल डेवलपमेंट के लिए उन्हें फ्री में टूल किट उपलब्ध कराने, सस्ते में लोन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का काम किया है। और वर्तमान में एक नई स्कीम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम, जो अब तक की बहुत लोकप्रिय स्कीम होने जा रही है, जिसमें 31 मार्च तक 1 लाख नए युवा उद्यमी उत्तर प्रदेश बनाने के लक्ष्य रखे हैं। उस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रथम चरण में, मार्जिन मनी 10% और गारंटी मुक्त लोन देने की कार्रवाई को भी सरकार आगे बढ़ा रही है। किसी भी समाज में नारी की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का कार्य संपूर्ण समाज के स्वावलंबन का आधार बनता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए नारी सशक्तिकरण के लिए नारी वंदन अधिनियम भी देश की संसद ने पारित किया है। उत्तर प्रदेश ने शुरू से इस पर ध्यान दिया है। अभी हम लोगों ने 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती संपन्न की है। आप अनुमान करिए 1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस बल में मात्र 10,000 महिला पुलिस कार्मिक थी, और अकेले एक भर्ती में जो अभी होली के एक दिन पहले भर्ती संपन्न हुई है, इस भर्ती में 12,000 से अधिक महिला कार्मिक अकेले भर्ती हुई हैं। इससे पहले 1,26,000 की जो भर्ती संपन्न हुई, 1,56,000 की जो भर्तियां हम लोगों ने यहां पे संपन्न की थी, 25,000 से अधिक महिला कार्मिक उसके माध्यम से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाया है। और आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में जो महिला वर्कफोर्स है, 2017-18 के पहले जो 13-14% के आसपास थी, आज वो बढ़कर के 35% से अधिक हुई है। प्रदेश के अंदर मातृवंदना योजना में, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना में 60 लाख माताएं इससे लाभान्वित हो रही हैं। तो बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए दी जाने वाली 25,000 रुपए की सहायता में उत्तर प्रदेश की 22,11,000 बेटियां इस योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं। प्रदेश के अंदर वीसी सखी सभी 57,000 ग्राम पंचायतों में बैंकिंग की सुविधा में अपना योगदान दे रही हैं। तो महिला स्वयंसेवी समूह में लगभग 1 करोड़ बहनें योगदान देकर के आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में अपना योगदान दे रही हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 4,76,000 से अधिक सामूहिक विवाह के संपन्न हुए हैं, जिसके लिए इस बार के बजट में सरकार ने तय किया है कि 51,000 से अब इस राशि को बढ़ा करके अप्रैल से इसको 1 लाख रुपए करने की घोषणा भी की है, जिसको हम अप्रैल में लागू करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उठाए गए उन कदमों का परिणाम है जो पिछले कुछ समय के अंदर हम लोगों को देखने को मिला है, और परिणाम आपके सामने है। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है, कितना परिवर्तन आया है, यह आप सबके सामने है। पिछली सरकारों ने दंगाइयों के काल के रूप में जाने जाने वाली पीएससी की 54 कंपनियों को समाप्त कर दिया था। यानी उन्होंने एक व्यवस्था, एक साजिश की थी कि जब यहां पे पीएससी ही नहीं रहेगी तो फिर इसके बाद दंगाइयों को खुली छूट मिल जाएगी।
हमारी सरकार आई, हमने इन सभी कंपनियों को फिर से बहाल किया, बल्कि महिला बटालियन की 3 महिला नई बटालियन भी गठित की। प्रदेश के अंदर अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर भी 5 नई पीएसी की बटालियन के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। एयरपोर्ट, मेट्रो की सुरक्षा के लिए, अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा के लिए स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का भी गठन किया और उसकी 6 वाहिनियां गठित की। प्रदेश के अंदर सभी जनपदों में साइबर थानों की स्थापना की गई। हर थाने में एक साइबर सेल हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई और आज प्रदेश के अंदर जो हमारी PRB 112 है, इसके रिस्पांस टाइम को 2017 के पहले इसका रिस्पांस टाइम 25 मिनट 42 सेकंड होता था, आज यह 7 मिनट 24 सेकंड का मात्र रह गया है। यानी आम जनता को कितनी जल्दी न्याय मिल सकता, उस तक पुलिस का रिस्पांस कितनी फास्ट होगी, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और प्रदेश के अंदर गृह विभाग, नगर विकास विभाग और जन सामान्य की मदद से 11 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। 11 लाख टीवी, यानी जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्भया कांड के बाद देश के अंदर एक व्यवस्था दी थी कि सेफ सिटी की परिकल्पना कैसे साकार होगी, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उसे आच्छादित करने में उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने अपने सभी 17 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ साथ गौतम बुद्ध नगर में सीसीटीवी की कार्रवाई को पूरी तरह आच्छादित करने का काम किया है। ये सभी सीसीटीवी कैमरे आज वहां पर कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत हर अन्नदाता किसान को, उनके परिवार के सदस्यों को, बटाईदार को भी हम लोगों ने 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर किया कि अगर कभी बाढ़ से, आकाशीय बिजली से या किसी अन्य दुर्घटना से, एक्सीडेंट से या वन्य जीव संघर्ष में उनकी दुखद मौत होती है तो सरकार इसके लिए उन्हें 5 लाख रुपए की एक सुरक्षा बीमा का कवर भी देगी। और आज हम लोग लगातार इस योजना के माध्यम से प्रदेश के सभी किसानों को आच्छादित किए हुए हैं। तो इस दौरान प्रदेश के अंदर निराश्रित गोवंश की समस्या का समाधान करने में भी ये डबल इंजन की सरकार को सफलता प्राप्त हुई, जिसमें 7,700 से अधिक गौआश्रय स्थल के माध्यम से 12,50,000 से अधिक गोवंश का संरक्षण सरकार अपने स्तर पर कर रही है। और सहभागिता योजना के माध्यम से 1,05,000 पशुपालकों को 1,63,000 से अधिक गोवंश उनकी सुपुर्दगी में दिया गया है, जिसमें प्रति गोवंश प्रति माह अन्नदाता किसान को सरकार 1,500 रुपए का भुगतान करती है एक गोवंश के लिए। और इसी प्रकार से कुपोषित परिवारों को भी 10,000 गोवंश देने का काम सरकार ने इस दौरान किया है। उन्हें भी राशि हम उपलब्ध करवाते हैं। मित्रों, 2017 के पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति आप सबके सामने है। हर व्यक्ति जानता है, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश के बारे में लोगों की परसेप्शन का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता था कि हमारा युवा अपनी पहचान के लिए मोहताज होता था। आज कानून व्यवस्था में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई है और महाकुंभ प्रयागराज इसका उदाहरण है। 45 दिनों के इस महाआयोजन में कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं, कोई लूटपाट की घटना नहीं, कोई अपहरण की घटना नहीं, कोई भी ऐसी घटना नहीं जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार का कोई असंतोष का भाव पैदा करने का अवसर प्राप्त हुआ हो। प्रदेश वही है, लेकिन इसके लिए जो ये व्यापक परिवर्तन हुआ है, इस व्यापक परिवर्तन का कारण है कि इन 8 वर्षों में सरकार ने व्यवस्थित तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस के बल को एक सिस्टम के साथ जोड़ा है। आप अनुमान करिए, अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस बल में पिछले 8 वर्ष में
जब 2017 में हम लोग आए थे, 1.5 लाख पुलिस कार्मिकों के पद खाली थे। सरकार की नियत पर जनता जनार्दन को भी और माननीय न्यायालय को भी संदेह था, क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं हो सकती थी, नहीं करते थे। लेकिन पहली बार हुआ जब पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से सरकार ने 1,56,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती, जो आज सेवा दे रहे हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाया है। और अभी हाल ही में 60,200 से अधिक पुलिस कार्मिकों की नई भर्ती भी संपन्न की है, जिन्हें कुछ ही दिनों के अंदर ट्रेनिंग की प्रक्रिया के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। यानी आप अनुमान कर सकते हैं कि 2,16,000 से अधिक केवल पुलिस कार्मिक अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस बल में भर्ती हुए हैं। और यह भर्ती की प्रक्रिया के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जब 17 में हम लोग आए थे, 10 जनपद ऐसे थे जहां कोई पुलिस लाइन नहीं थी। पुलिस के बैरक की स्थिति आप देख सकते थे, सब टूटे फूटे थे, कोई व्यवस्था उनके लिए नहीं थी। ट्रेनिंग मात्र 6,000 पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग की क्षमता थी। आज उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया गया। सभी 10 जनपद जहां पे कोई पुलिस लाइन नहीं थी, या तो पुलिस लाइन का निर्माण पूरा किया गया, बल्कि पुलिस कुछ जगह निर्माण का कार्य पूरा किया या निर्माणाधीन है। हर जनपद में, हर थाने में पुलिस की अवस्थापना सुविधाओं के लिए बैरक का निर्माण किया गया। पुलिस की ट्रेनिंग क्षमता को कई गुना बढ़ाया गया। जिस प्रदेश में मात्र 6,000 पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग हो सकती थी, पहली बार होगा और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जो 60,244 पुलिस कार्मिकों की एक साथ ट्रेनिंग कराने जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान हो, अन्नदाता किसान हो, उत्तर प्रदेश की कोई बेटी या बहन हो, या उत्तर प्रदेश का व्यापारी या उद्यमी, जीवन के किसी भी क्षेत्र का कोई युवा या समाज का कोई भी व्यक्ति आज जब उत्तर प्रदेश के बाहर जाता है तो उसके सामने अब पहचान को छुपाने की समस्या नहीं होती है। आज वो बड़े गर्व के साथ अपने आप को उत्तर प्रदेश वासी कह सकता है और नए भारत का नया उत्तर प्रदेश किस रूप में अपनी युवा शक्ति के बल पर आगे बढ़ रहा है, यह हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2016-17 में जिस उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर 19% से अधिक थी, आज वह घट करके मात्र 3% रह गई है। चाहे वह कृषि के सेक्टर में किए गए परिवर्तन हो या फिर एमएसएमई सेक्टर में, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के क्षेत्र में, या अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों के उन्नयन के माध्यम से, उनके स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने ओडीओपी की स्कीम चलाई, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने का काम किया। इसने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को 86,000 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक बढ़ाने का काम किया है और उत्तर प्रदेश भी एक एक्सपोर्ट स्टेट के रूप में स्थापित हो सकता है, उत्तर प्रदेश ने साबित किया है।